खुश आमदीद नाजरीन। आज की इस अहम ब्रीफिंग में आज हम एक निहायत तफसीली तहकीकाती जायजा लेने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि नाइजीरिया में एक बड़ी कॉरपोरेशन के ऑपरेशन की तारीख पर मबनी एक फॉर्मल ब्रीफिंग है, जो मुकम्मल तौर पर तहकीकाती शवाहिद पर खड़ी है। हम बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में देखेंगे कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। वसाइल की तलाश से लेकर माहौलियाती तबाही और फिर ताकत का वो संगीन जाल जिसने पूरे खित्ते की किस्मत बदल दी। तो चलिए सीधा असल मौजू पर आते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि इस जायजे को समझने के लिए हमने किन 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, ऑपरेशन का आगाज। दूसरा, माहौलियाती और सेहत का बहरान। तीसरा, हुकूमती मिलीभगत के शवाहिद। चौथा, कैंजरो वीवा केस। और पांचवां, कानूनी तारीख और इस सब के आखिरी नताइज। ओके, आइए तफसीलात में चलते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है ऑपरेशन का आगाज और वसाइल। बस ये देखना है कि इन सरगर्मियों की बुनियाद 1940 की दहाई में किस तरह रखी गई। जरा सोचिए, 1940 की दहाई थी जब इस कंपनी ने बाकायदा अपना ऑपरेशन शुरू किया। नाइजीरिया को ही क्यों चुना गया? वजह बहुत साफ और सीधी थी। ये मगरबी अफ्रीका का सबसे ज्यादा वसाइल से भरा मुल्क है, यानी पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर यहीं मौजूद हैं। तो जाहिर है, एक ऐसी जगह जो कुदरती दौलत से ऐसे भरी हो, वो कॉर्पोरेट तौसी के लिए सबसे बेहतरीन हदफ थी। यही वो वक्त था जब यहाँ से मुनाफे का एक लंबा सिलसिला शुरू होना था। आइए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो है माहौलियाती और सेहत का बहरान। ज़रा तसव्वुर करें, तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ की नदियाँ और नहरें पानी के बजाय तेल से भर चुकी थीं। हालात यहाँ तक ख़राब थे कि नलकों से पीने का पानी नहीं बल्कि खाम तेल निकल रहा था। ज़राए ये भी बताते हैं कि किसान अपने ही खेतों तक जाने के लिए लफ्जी तौर पर तेल से लथड़े हुए पानी में तैरने पर मजबूर थे। और एक बहुत ही हैरानकुन बात यह है कि लोग अपने खेतों में माचिस जलाने से डरते थे, क्योंकि सब कुछ इतना आतिशगीर हो चुका था। जाहिर है, इस शदीद आलूदगी की वजह से इलाके में अचानक कैंसर और ऐसी नामालूम बीमारियां फैलने लगीं जिनका पहले किसी ने नाम तक नहीं सुना था। अब जो आदादो शुमार हम देखने वाले हैं वो वाकई हैरानकुन और संगीन है। 2017 की एक हेल्थ स्टडी जो नाइजर दरिया के सिर्फ 10 किलोमीटर के दायरे पर की गई थी, उसके मुताबिक वहां पैदा होने वाले बच्चों के पहले ही महीने में मरने की शरह 50% थी। मतलब आधे बच्चे पहले महीने में ही दम तोड़ देते थे। और अगर कोई बच्चा बच भी जाता तो उसमें जिस्मानी या ज़हनी माजूरी की शरह 40% थी। ये आदादो शुमार बिल्कुल वाज़े करते हैं कि इन कॉर्पोरेट सरगर्मियों की इंसानी कीमत कितनी भयानक थी। इस सब के बाद जहन में ये सवाल ज़रूर आता है, क्या आखिर वहाँ की हुकूमत क्या कर रही थी? हमारा तीसरा हिस्सा इसी बारे में है, हुकूमती मिलीभगत के शवाहिद। तहकीकाती शवाहिद दावा करते हैं कि हुकूमत और कारपोरेशन के मफादात आपस में पूरी तरह जुड़ चुके थे। कंपनी ने सिर्फ हुकूमत के साथ पार्टनरशिप ही नहीं की, बल्कि दावा किया जाता है कि नाइजीरियन आर्मी जनरल्स को सीधी माली मदद फराहम की। इन शवाहिद में ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई कि फ़ौज को जदीद तरीन गनशिप्स और यहाँ तक के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स तक तोहफे में दिए गए। अब बज़ाहिर इन सब का मकसद सिर्फ एक ही था, इन मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़, ताकि अरबों डॉलर के इस मुनाफे के दरमियान कोई अवामी रुकावट ना हो सके। इस टाइमलाइन को ज़रा ध्यान से देखिए। ये दिखाती है कि वक्त के साथ रियासती तशद्दुद में कितना इजाफा हुआ। 1990 में जब अवाम ने जहरीले पानी और तबाहशुदा खेतों पर एहतजाज किया तो फ़ौज ने सीधी फायरिंग की। इसी मुजाहिरीन मारे गए और 600 घर जला दिए गए। फिर 1993 में नई पाइपलाइन के खिलाफ एहतजाज पर भी फायरिंग हुई। उसके बाद 1995 में अहम माहौलियाती कारकुनों को फांसी दे दी गई। इस सब का कानूनी हिसाब मांगने और इंसाफ मिलने में दहाइयां लग गईं, जब आखिरकार 2017 में नेदरलैंड्स की एक अदालत ने फैसला सुनाया। अब हम चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस पूरे जायजे का एक निहायत अहम पहलू है, कैन सारो वीवा केस। केन सारो वीवा, ये नाम इस माहौलियाती तहरीक का सबसे बड़ा किरदार था। वो एक मुसन्निफ और कारकुन थे। उन्होंने स्कूलों, हस्पतालों और आम शहरियों को जमा करके एक बहुत ही मुनज़्ज़म तहरीक शुरू की, जिसने उन कॉर्पोरेट ऑपरेशंस को वाकई रोक कर रख दिया। उनकी क़यादत में लोगों ने ऑयल ट्रक्स के रास्ते रोके, जिसकी वजह से ऑपरेशन का चलना नामुमकिन हो गया। देखा जाए तो वो इस कॉरपोरेशन के सामने सबसे बड़ी और मजबूत रुकावट बन चुके थे। ज़राया दावा करते हैं कि इस रुकावट को दूर करने के लिए बाकायदा एक मंसूबा बनाया गया जो इन 4 मरहलों पर मुश्तमिल था।
پہلا، نیشنل انٹیلیجنس کے ساتھ خفیہ میٹنگز ہوئیں، دوسرا، 4 مقامی چیفز کا بے دردی سے قتل کیا گیا، اور یہاں ذرائع ایک بہت اہم پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ جس وقت یہ قتل ہوئے کین ساروویوا تو اس گاؤں میں موجود ہی نہیں تھے۔ تیسرے مرحلے میں ان کارکنوں پر الزام لگانے کے لیے گواہوں کو باقاعدہ رشوت دی گئی، اور چوتھے مرحلے میں 1995 میں کین ساروویوا سمیت 9 اہم کارکنوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ چلیے اب اس بریفنگ کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، قانونی تاریخ اور نتائج۔ ایک طرف تو کارپوریشن میڈیا مہم چلا رہی تھی، خود کو بہت ماحول دوست اور سبز توانائی کا حامی ثابت کر رہی تھی، لیکن 2011 میں کیا ہوا؟ نائجر دریا میں 40,000 بیرل خام تیل لیک ہو گیا، دریا بالکل کالا پڑ گیا، مچھلیاں مر گئیں۔ لیکن اس سب کے باوجود کمپنی کا سرکاری بیان کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ لیکس نائجیرین پیٹرولیم ورکرز کی غلطی ہیں۔ یہ بیان بالکل واضح کرتا ہے کہ ان کی پبلک ریلیشنز کیمپین اور زمینی حقیقت کے درمیان کتنا بڑا تضاد تھا۔ اب اس عدد پر ذرا غور کریں، $1.3 بلین، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ 2018 میں دبئی کی پراپرٹیز کا ایک پرائیویٹ ڈیٹا لیک ہوا۔ اس ڈیٹا لیک نے انکشاف کیا کہ یہ $1.3 بلین ان پراپرٹیز کی مالیت تھی جو مبینہ طور پر نائجیرین پیٹرولیم منسٹرز اور ملٹری جنرلز کو تحفے میں دی گئی تھیں۔ یہ فگر خود بتاتا ہے کہ اس کرپشن اور حکومتی ملی بھگت کا سائز کیا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں انصاف کی قیمت کیا تھی؟ صرف $15 ملین۔ 2017 میں عدالت کی طرف سے کمپنی پر صرف یہ معمولی جرمانہ عائد کیا گیا، اور وہ بھی تب جب 5 گواہوں نے خود عدالت میں آ کر قبول کیا کہ انہیں کین ساروویوا کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے رشوت ملی تھی۔ ایک طرف $1.3 بلین کے تحفے، اور دوسری طرف ضائع ہونے والی ان گنتی کی زندگیوں کا ہرجانہ صرف $15 ملین۔ تو آج وہاں کیا حالات ہیں؟ تحقیقاتی ذرائع بتاتے ہیں کہ ان سب واقعات کے بعد عوام کا قانونی نظام پر سے پوری طرح اعتماد اٹھ چکا ہے۔ وہاں اب مقامی سطح پر مسلح گروہ وجود میں آ چکے ہیں جو کمپنی اور حکومت دونوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ نتیجے میں ایک مسلح بغاوت اور خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ جب انصاف کی امید ختم ہو جائے تو مایوسی ایسے ہی مسلح تنازعات کو جنم دیتی ہے۔ اس بریفنگ کو ختم کرتے ہوئے ایک اہم سوال ہم سب کے سامنے آتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے جب کارپوریٹ منافع کسی بھی ملک کی خود مختاری اور انسانی زندگیوں سے پوری طرح آگے نکل جائے؟ آج پیش کیے گئے شواہد اس سوال کا بہت ہی تلخ جواب دیتے ہیں۔ امید ہے اس جائزے نے اس پیچیدہ اور المناک حقیقت کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔